वेलकम बैक जी। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं जिसमें आपके ये जो मुख्तलिफ क्लासेस की आईपी एड्रेसेस हैं, इन्हें अगर आप कन्फिगर करना चाहते हैं किसी नेटवर्क डायग्राम पे तो उसके रूल्स क्या हैं। तो उसके लिए रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग फॉर राउटेड पोर्ट्स या गोल्डन रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग के सुनहरी असूल, ठीक है जी। ये 5 रूल्स हैं। अगर ये रूल्स आपको पता हो तो इनके बाद किसी भी नेटवर्क डायग्राम में आप इजीली आईपी एड्रेसिंग करवा सकते हैं। तो रूल सीखने के बाद एक छोटी सी नेटवर्क डायग्राम मैं आपके सामने अब बनाता हूं, जिसमें हम इन आईपी एड्रेसेस के रूल्स को यूज करते हुए आईपी एड्रेसिंग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारी सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे सीसीएनए एसोसिएट लेवल की है, इसमें हमें हमारा बेसिक गोल ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की दो ब्रांचेस की आपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी, हम सबसे पहले यही सीखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर नेटवर्क का जो स्कोप है या जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं उसी तरह की एक बेसिक नेटवर्क डायग्राम आपके सामने बनाता हूँ। लेट से आपने अगर कोई ब्रांच नेटवर्क, किसी कैंपस का नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप हब या स्विच में से जो भी आप अफोर्ड कर सकें, आप एक स्विच लगाएंगे। ज़ाहिर है हमारी सिस्को की जो सर्टिफिकेशन है वो हब पे फोकस तो नहीं करती, वो स्विचेस पे फोकस करती हैं, क्योंकि कन्फिगरेबल डिवाइस स्विच है तो हमने तो कॉन्फ़िगरेशन सीखनी होती है। ठीक है। तो ये जी स्विच हमने एक यहाँ पे जो है वो रखा, और इस स्विच के साथ जितनी भी आपकी अब नेटवर्क डिवाइसेस हैं या एंड डिवाइसेस हैं, आप कनेक्ट कर देंगे। अगर ये कोई बैंक की ब्रांच है तो उसकी एटीएम मशीन भी इसी नेटवर्क का हिस्सा होगी, कैशियर का सिस्टम भी इसी के साथ होगा, ब्रांच मैनेजर है उसका सिस्टम भी इसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये मैंने मुख्तलिफ डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्ट करवा दी। लेट से अगर कोई एटीएम मशीन वगैरह है तो वो भी हम यहाँ कनेक्ट करवा देते हैं। इस ब्रांच को ज़ाहिर है आपको ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन करने का मतलब है आपने इसको इंटरनेट से कनेक्ट करवाना है, ताकि दुनिया के दूसरे नेटवर्क्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सके। तो आप अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको राउटर तो चाहिए होगा। ठीक है जी। तो आपकी ब्रांच में हम एक राउटर भी कनेक्ट कर देंगे। राउटर की एक साइड आपके लैन नेटवर्क या आपकी ब्रांच नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी, और दूसरी साइड आईएसपी के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। तो आपकी अगर कोई और भी ब्रांच है, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो भी ब्रांच है, उसका भी तो डिजाइन या सेटअप ऑलमोस्ट आइडेंटिकली होगा, इससे मिलता जुलता ही होगा। तो ये मैं कहता हूँ जी, लेट से आपकी ब्रांच 2 आ गई या दूसरी ब्रांच आ गई, तो दोनों ब्रांचेस का जो सेटअप है वो मिलता जुलता हो सकता है। भाई किसी ब्रांच में नंबर ऑफ यूजर ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी काम में कम भी हो सकते हैं, तो मैंने आइडेंटिकल बना लिया है। अच्छा, इसके बाद ये जो दोनों राउटर्स हैं इनको हम आपस में कनेक्ट करवाएंगे, और वो कनेक्टिविटी मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो तो आईएसपी के थ्रू होगी। लेकिन सिंबॉलिकली हम इसको यूं शो कर सकते हैं कि इनके दरमियान एक वैन कनेक्शन है, तो इन दोनों के दरमियान एक वैन लिंक मैंने बना दी है। अच्छा, ग्रीन डॉट्स अब जहां जहां पे हैं ये सब राउटेड पोर्ट्स हैं, ये सारी की सारी राउटेड पोर्ट्स हैं जिन पे आपको आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं। ठीक है जी। एक तरफ के राउटर को हम राउटर ए कह देते हैं, ये ब्रांच ए का राउटर, और ये ब्रांच बी का राउटर। अब इन तमाम राउटेड पोर्ट्स के ऊपर हमें आईपी एड्रेसेस को असाइन करना है। तो आप किसी एक पोर्ट पे आईपी एड्रेस असाइन कर दें, आगे का रास्ता आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। हम क्या करने लगे हैं जी, जो अभी हमने 5 रूल्स सीखे हैं, उन पांचों रूल्स को इस वाली नेटवर्क डायग्राम के ऊपर अप्लाई करने लगे। उन पांचों रूल्स को इस नेटवर्क डायग्राम के ऊपर हम अप्लाई करते हुए आईपी एड्रेसिंग करवाएंगे। ठीक है जी। तो मैं लेट से इस पे आईपी देता हूं, इस सिस्टम पे 10.0.0.1। इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी क्या है जी, 10.0.0.0/8। ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कौन से वाला रूल अप्लाई होता है, नंबर 4 जो था, सेम नेटवर्क आईडी आपको रखनी है। तो 10.0.0 आपकी नेटवर्क आईडी है, .1 आपने इसको असाइन कर दिया, .2 हम इसे असाइन कर देते हैं, .3 हम इसको, और 10.0.0.4 राउटर की इस पोर्ट को हम ये वाला आईपी दे देंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। ये राउटर की पोर्ट नंबर 1 है और ये राउटर की पोर्ट नंबर 2 है।
राउटर की दो डिफरेंट पोर्ट्स के लिए क्या रूल होता है? रूल नंबर 5, राउटर की जितनी भी पोर्ट्स होंगी हर पोर्ट के साथ एक डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट होना चाहिए। राउटर सेम नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए नहीं आया हुआ, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। तो इस राउटर की पोर्ट नंबर 1 की नेटवर्क आईडी क्या है? 10.0.0/8। तो पोर्ट 2 की ये नहीं होनी चाहिए, तो पोर्ट 2 पे मैं आईपी दे देता हूँ 1.1.1.1, ठीक है। इसकी नेटवर्क आईडी क्या बनती है? 1.0.0.0/8। अब ये वाला नेटवर्क ये 10 वाले नेटवर्क से डिफरेंट है। तो डायग्राम में अब तक कितने नेटवर्क्स आ चुके हैं? 2। देयर आर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स जिनको राउटर ए आपस में कनेक्ट करवा रहा है। राउटर ए की पोर्ट 2 और राउटर बी की पोर्ट 2 के दरमियान कौन सा रूल अप्लाई होगा? HDLC है। रूल नंबर 2, आमने सामने इनकी नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए। तो इधर आप 1.1.1.2 असाइन कर लें, एक तरफ 1.1.1 था तो दूसरी तरफ 1.1.1.2। आमने सामने सेम नेटवर्क के आईपी होने चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूं, ये आपको समझ आ गया था, उन्हें नहीं आया मेरा ख्याल है, आपको भी नहीं आया, ठीक है, मैं बता देता हूं। ये इधर तक समझ आ गया था? इधर तक आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे राउटर है ना, राउटर की कितनी पोर्ट्स हैं? 2, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2, ठीक है। राउटर की जितनी भी पोर्ट्स होंगी उनके लिए भी हमने रूल नंबर 5 में सीखा था कि एक राउटर पे जितनी भी पोर्ट्स होती हैं उनकी नेटवर्क आईडी एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि राउटर का काम डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाना है। राउटर का काम डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट कराना है। अब इस राउटर ए की पोर्ट नंबर 1 की नेटवर्क आईडी क्या है? 10.0.0, क्योंकि इसके ऊपर जो आईपी है उसकी नेटवर्क आईडी 10.0.0 है, ठीक है। इसकी पोर्ट 2 के ऊपर जो आईपी कॉन्फ़िगर होगा वो 10 वाले नेटवर्क का नहीं होना चाहिए, उसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसे ही है। तो मैंने उसके ऊपर जो आईपी दिया है उसकी नेटवर्क आईडी क्या है? 1.0.0। क्लास इत्तेफाक से दोनों की सेम है, क्लास ए है, डिफरेंट भी हो सकती थी। क्लास का सेम होना डिफरेंट होना मैटर नहीं करता, नेटवर्क आईडी सेम होना डिफरेंट होना मैटर करता है। तो पोर्ट 2 की नेटवर्क आईडी 1.0.0 है और पोर्ट 1 की नेटवर्क आईडी 10.0.0 है। तो राउटर ए दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करवा रहा है। अच्छा, अब आगे अगला रूल है, राउटर ए की पोर्ट 2 और राउटर बी की पोर्ट 2 के दरमियान रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान HDLC, दो राउटेड पोर्ट्स के दरमियान HDLC, ठीक है। तो आमने सामने नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम। तो अगर इधर 1 वाले नेटवर्क का आईपी है तो इधर भी उसी नेटवर्क का आईपी होना चाहिए। तो आमने सामने सेम नेटवर्क का आईपी असाइन कर दिया। ये समझ आया? आमने सामने सेम नेटवर्क का आईपी। अब राउटर बी की पोर्ट 2 जो है, राउटर बी की पोर्ट 2, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? 1.0। राउटर बी की पोर्ट 1 की नेटवर्क आईडी अब डिफरेंट होनी चाहिए, कुछ भी हो इससे 1.0.0 से मुख्तलिफ होनी चाहिए। चलें कोई भी आप 2 वाला नेटवर्क दे दें, लेकिन चलें मैं ये जरा क्लास भी बदल लेते हैं, ठीक है। 172.16.0.1, इसकी नेटवर्क आईडी क्या है? 172.16.0.0/16, क्लास बी है। क्लास बी में नेटवर्क की 16 बिट है, सी में 24, बी में 16, ठीक है जी। अच्छा, अब इधर कौन से वाला रूल अप्लाई होता है? इन चारों की आपस में नेटवर्क आईडी सेम होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? 172.16.0.0। एक तो आपने आईपी दे दिया .1, इसको .2 कर लें, इसको .3 कर लें, इसको .4। इस डायग्राम में टोटल कितने नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं? 1, 2 और ये 3। ऐसी डायग्राम या नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिजाइन या नेटवर्क डायग्राम को नेटवर्क टोपोलॉजी भी कहा जाता है। ये आपके सामने एक नेटवर्क टोपोलॉजी है या नेटवर्क डायग्राम है, ठीक है जी। नेटवर्क टोपोलॉजी या नेटवर्क डायग्राम। इस नेटवर्क डायग्राम में कितने नेटवर्क्स हैं टोटल? 3। उनमें से लैन कितने और वैन कितने हैं? 2 लैन है और 1 वैन, 2 लैन है और 1। अच्छा, ये महज इत्तेफाक की बात है कि इस डायग्राम में 2 डिफरेंट लैंस को एक वैन आपस में कनेक्ट करा रहा है, लेकिन हर दफा ऐसा होना जरूरी नहीं, और ये कोई डेफिनेशन नहीं होती कि हमेशा वैन डिफरेंट लैन को आपस में कनेक्ट करवा रहा होगा, ठीक है।
तो इस नेटवर्क डायग्राम में टोटल 3 नेटवर्क्स हैं, जिनमें से 2 लैन है और एक वैन नेटवर्क है। ठीक है जी। उम्मीद है कि वो जो अभी हमने रूल सीखे हैं उनको आपको अप्लाई करने की समझ आ गई होगी। ये चीज वक्त के साथ साथ और बेहतर होगी, ये वक्त के साथ साथ और ज्यादा समझ आएगी। आज कुछ तो धुंधली सी तस्वीर ज़हन में बैठ गई होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, भाई नेटवर्क डायग्राम तो हमें रोज बनानी है, आगे जब लैब्स भी करनी है तो डायग्राम बनेगी तो कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी और आईपी एड्रेसिंग भी उसमें होगी। तो ये आगे हमारा रोज का काम जब बन जाएगा तो फिर इतना मुश्किल आपको नहीं लगेगा। अच्छा, मैं ना जरा ये पुरानी तस्वीर, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी रूल नंबर 5, इसमें ये जो दरमियान में राउटर है ये कर क्या रहा है, तीन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। सबसे पहले ना आप राउटर की पोर्ट्स देख लिया करें कितनी है, 3 है ना, और तीनों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, ये तो पक्की बात है नेटवर्क 3 होंगे। राउटर की जितनी पोर्ट्स हैं और उनके साथ अगर कनेक्टिविटी हुई भी है तो उतने नेटवर्क होंगे। ये जवाब देना तो बड़ा आसान है। इस वाले राउटर का राउटिंग टेबल क्या होगा, असली वाला राउटिंग टेबल, जब आप आगे जाके लैब में भी देखेंगे तो ये टेबल आपको नजर आएगा। इसका राउटिंग टेबल क्या होगा, यहां पे लिख लेते हैं। इसके साथ कितने नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, 3। कौन कौन सा, एक है 1.0.0.0/8, ये वाला जो है, और ये कौन सा है, 5 वाला, 5.0.0.0/8, और ये 192.168.1.0/24। इस राउटर से अगर आपने 1 वाले नेटवर्क में जाना है तो कौन सी पोर्ट से बाहर निकलेंगे, 1 से, इसके सामने लिखा होगा 1। और अगर आपने 5 वाले में जाना है तो पोर्ट 2 से, इसके सामने लिखा होगा 2। और अगर 192.168 में जाना है तो पोर्ट 3। ये क्या चीज लिखी हुई है, आउट गोइंग इंटरफेस या एग्जिट पॉइंट। बेहतरीन रास्ता बताने का बेहतरीन तरीका, ये इस राउटर का असली वाला राउटिंग टेबल है। राउटर के राउटिंग टेबल में अमूमन नेटवर्क आईडीज होती हैं, स्पेशल सिनेरियोज हैं जिनमें आईपी भी ऐड करवाया जा सकता है, कोई मना नहीं है, लेकिन आमतौर पे होती नेटवर्क आईडीज, आमतौर पे होती नेटवर्क आईडी। तो ये 3 नेटवर्क्स इसके टेबल का हिस्सा होंगे। इस तस्वीर में राउटर ए और राउटर बी के राउटिंग टेबल के बारे में क्या ख्याल है, राउटर ए का राउटिंग टेबल क्या होगा, इसके राउटर ए के कितनी पोर्ट्स हैं, 2, दोनों के साथ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है ना, तो राउटर ए के पास 2 नेटवर्क तो हैं और दोनों इसके टेबल में होंगे। एक नेटवर्क है ये राउट, इसकी पोर्ट 2 वाला कौन सा है, 1.0.0.0/8, ये इसकी पोर्ट 2 के साथ है। राउटर ए की पोर्ट 2 से बाहर निकलेंगे तो ये कौन सा नेटवर्क आ जाएगा, 1 वाला। राउटर ए की पोर्ट 1 से अगर मैं बाहर निकलूं तो 10 वाला, ठीक है जी, 10.0.0.0/8 और पोर्ट नंबर 1। राउटर बी का राउटिंग टेबल कैसा होगा, इसकी पोर्ट 2 से बाहर निकलेंगे तो 1 वाला नेटवर्क, और अगर इसकी पोर्ट 1 से बाहर निकले तो 172.16.0.0/16, और ये इसकी पोर्ट 1 के बाहर। ये इन दोनों राउटर्स का एक्चुअल राउटिंग टेबल है जो इस वक्त इस किस्म का है। जो राउटिंग टेबल में होता है वो होता है नोन, और जो ना हो वो होता है अननोन। जरा बताइएगा इस वाली डायग्राम में टोटल नेटवर्क्स कितने हैं, 3, मानते हैं ना। 3 में से राउटर ए के लिए नोन कितने हैं, 2 और 1 अननोन, और बी के लिए भी 3 में से 2 नोन और 1 अननोन। जो 2 नोन है उनके साथ तो ये कम्युनिकेट कर लेगा, अननोन के साथ फिलहाल नहीं कर सकता, और उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा, हम करेंगे तो स्टैटिक राउटिंग, और अगर किसी राउटिंग प्रोटोकॉल से करवा लेंगे तो डायनामिक राउटिंग। तो यही काम करना होता है राउटिंग में, यही है, अननोन को आइडेंटिफाई करें कौन सा है, फिर उस तक जाने का पाथ डिफाइन करें। हम कर देंगे स्टैटिक हो जाएगा, प्रोटोकॉल से करवाएंगे तो डायनामिक हो जाएगा। तो कुल राउटिंग की कहानी इस तरह से चलती है। अच्छा जी, कम से कम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और आपके पास आ गया होगा कि अगर एक नेटवर्क डायग्राम आपके सामने हो तो बस मेनली फिलहाल इसी बात का ख्याल रखना है कि नेटवर्क सेम कहां पे रखना है और नेटवर्क को डिफरेंट कहां पे रखना है। अब इसमें बहुत सारे और सवाल भी ज़हन में आ सकते हैं, लेकिन अभी आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे, क्या एक नेटवर्क रिपीट हो सकता है, हम उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 10 वाला नेटवर्क राउटर ए के लैन में यूज किया है, इसी नेटवर्क को मैं किसी और लैन नेटवर्क में भी, यानी राउटर बी के लैन नेटवर्क में भी 10 वाला नेटवर्क इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है।
क्योंकि राउटिंग के उसूलों के तो, उन प्रिंसिपल्स के तो खिलाफ आप नहीं जा रहे होंगे ना, ये जो आपने 5 रूल सीखे हैं। सवाल सिर्फ इतना है, एक नेटवर्क डुप्लीकेट हो सकता है दोबारा उसे कहीं, क्योंकि नेटवर्क डुप्लीकेट हुआ ना तो फिर उसके आईपी भी डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। उसके लिए ना आपको एक टॉपिक अभी आगे जाके पढ़ना है, उसमें आईपी एड्रेसिंग की 2 टाइप्स हैं, एक पब्लिक आईपी एड्रेसेस, एक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के साथ एक टॉपिक जुड़ा हुआ है नेट और पैट के नाम से, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। नामों से परेशान नहीं होना, लिखने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, आईपी की टाइप्स हैं पब्लिक और प्राइवेट, एक टॉपिक है नेट और पैट। जब तक हम वो पढ़ नहीं ना लेते तब तक हमें नेटवर्क डिफरेंट ही रखने हैं, हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते। जब आप वो पढ़ लेंगे, जब सीख जाएंगे, फिर डुप्लीकेट हो सकता है। उसको पढ़े बगैर ना तो कॉन्सेप्ट समझ में आना है, उल्टा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने इंतजार करना उस टॉपिक का, वो अपने वक्त पे आ जाएगा। लेकिन जिस दिन तक हम वो टॉपिक नहीं पढ़ते, हमें एक ही रूल फॉलो करना है, फिलहाल हमें नेटवर्क्स यूनिक रखने हैं, हम डुप्लीकेट नेटवर्क इस्तेमाल नहीं कर सकते। 3 नेटवर्क्स है ना, तीनों की नेटवर्क आईडी डिफरेंट होनी चाहिए, इसलिए ताकि आईपी भी यूनिक हो। नेटवर्क डुप्लीकेट होने का मतलब आईपी भी डुप्लीकेट होंगे, और डुप्लीकेट आईपी के साथ फिर कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तब तक जब तक कि वो कॉन्सेप्ट पढ़ के इंप्लीमेंट ना कर लें, ठीक है जी। जाहिर है वो किसी ना किसी तरीके से डुप्लीकेशन से अवॉइड कराएगा, ठीक है जी, हमारी बचत उस सूरत में हो जाएगी, लेकिन तब तक नहीं। सवाल का एक जवाब मिल गया आपको। क्या, अब मैं दोबारा पूछता हूं, क्या आईपी एड्रेस या नेटवर्क आईडीज डुप्लीकेट हो सकती हैं? यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। अगर पब्लिक प्राइवेट आईपी कॉन्फ़िगर्ड हो और उसके साथ नेट और पैट इंप्लीमेंटेड हो, तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फिलहाल हमारे केस में नहीं हो सकता, फिलहाल नहीं हो सकता, ठीक है जी। चलें, पॉसिबिलिटी है, हम अभी नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा, जब वो टॉपिक हम पढ़ लेंगे फिर कर लेंगे उसको। अच्छा जनाब, तो ये अभी रूल्स भी सीख लिए, उनकी एक एग्जांपल भी देख ली। इस डायग्राम के हवाले से आखिरी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। जैसे हम इस वक्त एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये भी एक तरह का नेटवर्क है, नेटवर्किंग पढ़ने वाले लोगों का नेटवर्क। हमारी नेटवर्क आईडी क्या है जी? नेटवर्किंग। मैं नेटवर्किंग पढ़ाने वाला, आप नेटवर्किंग पढ़ने वाले, नेटवर्किंग का पंखा, नेटवर्किंग का एसी, नेटवर्किंग का ये स्मार्ट टीवी, नेटवर्किंग की घड़ी, नेटवर्किंग का दरवाजा, हर चीज की जो नेटवर्क आईडी है दैट इज नेटवर्किंग। साथ एक और क्लास हो रही है, वहां पे लेट से लोग, मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी नेटवर्क आईडी साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी पढ़ाने वाले पढ़ने वाले सब। हम अपने नेटवर्क में, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हें इजीली यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं। पंखे, एसी, लाइटें, मैं और आप आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये टीवी हम यूज कर रहे हैं, घड़ी, दरवाजा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपने नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। आपका कोई दोस्त लेट से उस दूसरी क्लास में है और आप उससे मिलने जाना चाहते हैं, उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा या उसे आपके पास आना पड़ेगा। डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट नेटवर्क में जाना पड़ता है, और दूसरे नेटवर्क में जाने से पहले आपको अपने नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ता है। अपने नेटवर्क से बाहर निकल के ही दूसरे नेटवर्क में जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपको अगर दूसरे नेटवर्क में जाना है तो इस नेटवर्क से बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए इस कमरे में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें से सिर्फ एक रिसोर्स ऐसा जो आपके काम आ सकता है। ना ये पंखे ने काम आना है, ना इसने काम आना है, ना मैंने, सिर्फ ये दरवाजा काम आएगा हमारे, ये वाला इंटरफेस, ये वाला दरवाजा हमारे सब ने इसकी तरफ। अभी आपकी क्लास खत्म होगी, ठीक है, आपने घरों के नेटवर्क की तरफ जाना है, किसी ने ऑफिस के नेटवर्क में अगर जाना होगा, हॉस्टल जाना होगा, आप सब इस दरवाजे की तरफ भागेंगे। इस कमरे के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें इस दरवाजे की अपनी एक खास अहमियत है, ठीक है। उस अहमियत के पेश नजर इस दरवाजे का जो रोल है उसको एक खास नाम दे दिया गया है, और इसको कहा जाता है डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। तो हमारा, हम सब का डिफॉल्ट गेटवे ये दरवाजा है। डिफॉल्ट गेटवे का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप कहें जी ये जो टीवी सामने लगा हुआ ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे है, आप कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकेंगे। एक सूरत ही है, आप टकरे मारे, आपका सर फटे, कोई और उठा के आपको ले जाए, तो हो सकता है ये आपके काम नहीं आएगा,
ना ये पंखा ना ये लाइटें, दरवाजा ही नहीं काम, तो अपना ठीक डिफॉल्ट गेटवे सेलेक्ट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है जी? एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क, एग्जिट पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। अच्छा, आपकी ये जो डायग्राम बनी हुई है ये वाली, इसमें ये जो 10 वाला नेटवर्क है, अब नेटवर्क आईडी इसीलिए तो देते हैं इजीली पहचाना जाए, 10 वाला नेटवर्क, 10.00 वाला नेटवर्क, इस नेटवर्क में कितने रिसोर्सेज नजर आ रहे हैं? 4, उनका आईपी भी है 1 2 3 एंड 4, 10.001 10.002, ये 4 है। इन चारों में से आप बताएं डिफॉल्ट गेटवे किसको होना चाहिए? 10.004 को, जो राउटर की पोर्ट है उसको डिफॉल्ट गेटवे होना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है? एग्जिट पॉइंट ऑफ, अपने नेटवर्क से बाहर निकल के जाना कहाँ है? दूसरे नेटवर्क में, और डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने की सलाहियत सिर्फ और सिर्फ राउटर के पास ही होती है। आप अगर 10.003 को अपना गेटवे बना देंगे तो ये गलत होगा, आप कभी अपने नेटवर्क से बाहर नहीं निकल। तो आपके नेटवर्क में अगर राउटर है तो वो राउटर ही आपका क्या बनेगा? डिफॉल्ट गेटवे। अब यहाँ पे एक सवाल, क्या आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा डिफॉल्ट गेटवे भी हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर इस कमरे में तो एक ही दरवाजा ना, अगर एक और होता पीछे की तरफ तो आपके 2 डिफॉल्ट गेटवे हो सकते थे। 2 डिफॉल्ट गेटवे का फायदा हमें क्या हो सकता है? एक तो हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर ये दरवाजा खराब हो जाए, लॉक ना खुले, तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट पाथ होगा। हम मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे उस सूरत में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर हमें बैकअप चाहिए हो, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अच्छा, एक और ऑप्शन भी है, लोड बैलेंसिंग। अभी देखें क्लास खत्म होती है, सबने यहीं से बाहर निकलना है, लाइन लग जाएगी, अगर 2 होंगे तो आधे यहां से चले जाएं, आधे वहां से चले जाएं। तो मल्टीपल डिफॉल्ट गेटवे के हमें 2 फायदे हैं, नंबर 1 बैकअप, नंबर 2 लोड बैलेंसिंग। तो डिफॉल्ट गेटवे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अमूमन एक होता है। अच्छी बात है अगर 2 हो जाए, आपको बैकअप मिल जाएगा, आप लोड बैलेंसिंग कर सकेंगे। यानी एक नेटवर्क में आमतौर पे एक डिफॉल्ट गेटवे होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने नेटवर्क आईडी जब आपको बताई थी, ठीक है, तो नेटवर्क आईडी और उसमें मैंने बताया था आप किसी भी डिवाइस को जब आप आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, किसी भी डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्या कॉन्फ़िगर करना होता है? आईपी एड्रेस और उसके साथ सबनेट मास्क, ताकि उस डिवाइस को क्या पता लग जाए कि उसकी नेटवर्क आईडी क्या है। उसको फायदा क्या है? डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अगर आपके अपने नेटवर्क में हो तो ठीक है, अगर आपके नेटवर्क से बाहर हो, यानी डेस्टिनेशन का ताल्लुक किसी दूसरे नेटवर्क से है, तो मैंने कहा था आपको अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए किसी राउटर की जरूरत पड़ेगी। असल में वहां राउटर की जगह एक्चुअल टर्म क्या है? डिफॉल्ट गेटवे, वो राउटर ही होता है। यानी आप पैकेट को, अगर आपकी डेस्टिनेशन आपके नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो आप अपने पैकेट को किधर भेजेंगे? अपने डिफॉल्ट गेटवे के पास। तो इस डिवाइस को, यानी ये 10.004 है, इसको फिर इसका डिफॉल्ट गेटवे भी तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा है। आपकी तरह चालाक होशियार कोई नहीं है, आपको तो पता है ये दरवाजा, आपको बताने की जरूरत, इन्हें बताना पड़ता है, इन्हें हर चीज बतानी पड़ती है। इन्हें कहना पड़ेगा कि 10.004 आपका डिफॉल्ट गेटवे है। सबको, सैकड़ों डिवाइसेस हैं तो सैकड़ों को बताना पड़ेगा, आईपी, सबनेट मास्क और तीसरी चीज डिफॉल्ट गेटवे। लेकिन डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत उस वक्त पड़ती है अगर आपने नेटवर्क से बाहर निकलना हो। अगर आपने नहीं जाना दूसरे नेटवर्क पे तो आपको डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। बाहर निकलना है तो बताना है, अगर आप चाहते हैं नहीं एक सिंगल नेटवर्क है इसी में डिवाइसेस कम्युनिकेट करेंगी, बाहर जाना ही नहीं है, तो फिर डिफॉल्ट गेटवे बेशक ना बताएं। तो तीसरा पैरामीटर डिफॉल्ट गेटवे होता है। हर नेटवर्क का अपना अपना डिफॉल्ट गेटवे होता है। अच्छा, हमारा डिफॉल्ट गेटवे हमारे नेटवर्क में, उनका डिफॉल्ट गेटवे उनका अपना है, हमारा गेटवे और उनका गेटवे सेम नहीं है। हमेशा डिफॉल्ट गेटवे अपने नेटवर्क का हिस्सा होता है। 172.16.0.0 ये राइट पे जो नेटवर्क है, इनका डिफॉल्ट गेटवे कौन है? 172.16, उनके राउटर की जो पोर्ट है उसका आईपी, ठीक है। ये दरमियान में भी एक नेटवर्क नजर आ रहा है 1.00 वाला, ठीक है, इसको पहचानते हैं ना? उस्मान नहीं, आईपी, उस्मान अलग है, आईपी, ये आईपी है। अब ये इधर खड़ा हुआ है दरमियान में, ये नेटवर्क है 1.0। इस नेटवर्क में राउटर कितने हैं? 2, ए भी है और, अच्छा दोनों ही राउटर हैं, तो दोनों ही गेटवे के काबिल हैं, दोनों गेटवे बन सकते हैं। और ऐसे ही है, इस नेटवर्क में 2 डिफॉल्ट गेटवे हैं।
अच्छा, अब ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये आईपी ने, इस आईपी को अगर आपने 10 वाले नेटवर्क पे भेजना है, इस आईपी को कौन से नेटवर्क में भेजना है, 10, इसे राइट पे जाना चाहिए या लेफ्ट पे? लेफ्ट पे भेजने के लिए आपको इसको कहना पड़ेगा तुम्हारा डिफॉल्ट गेटवे 1.1.1 है, अगर तुम 10 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हो। इसको, अच्छा मैंने कहा ना इधर कोई अकल उकल नहीं है, आप तो सोच रहे होंगे ना इसको खुद नहीं अकल कि मुझे यहाँ जा, इसे कोई अकल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है जी, आप इसको समझाएंगे कि तुमने किधर जाना है, 10 वाले नेटवर्क पे जाना चाहते हो तो तुम्हें किधर जाना होगा, आप सब कह रहे हैं इधर लेफ्ट पे जाना चाहिए, तो लेफ्ट राइट नहीं होता, इधर आईपी बताना पड़ता है। तो आप इसको कहेंगे तुम्हारा गेटवे जो है वो क्या है, 1.1.1 यानी राउटर ए। और अगर इसने जाना है 172 वाले नेटवर्क पे तो इसको इधर को आना चाहिए ना, तो 1.1.1.2 जो है वो 1.1.2 मींस राउटर बी, 1.1.1 का मतलब राउटर ए। ठीक है जी, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो उसमें दो ही हैं और दोनों गेटवे हैं, कौन सा गेटवे आपने सिलेक्ट करना है ये आप खुद बताते हैं। ठीक है जी, ओके जनाब, तो ये डिफॉल्ट गेटवे का कॉन्सेप्ट भी हो गया। हमने छोटे बड़े काफी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। जितनी आईपी एड्रेसिंग हम अब तक पढ़ चुके हैं, जितनी आईपी एड्रेसिंग हम अब तक पढ़ चुके हैं, इसमें आप नोट करें सारे मेन कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक या तो क्लास ए से था, बी से था या सी से था। नेटवर्क आईडी क्लास एबीसी की थी, ब्रॉडकास्ट आईडी एबीसी की थी, नंबर ऑफ यूजर पर नेटवर्क एबीसी, नंबर ऑफ नेटवर्क्स एबीसी, सबनेट मास्क एबीसी, वाइल्ड कार्ड मास्क एबीसी। ठीक है जी, रूल्स ऑफ आईपी एड्रेसिंग वो भी इन्हीं पे अप्लाई होते हैं एबीसी के ऊपर। ठीक है, हर चीज डिफॉल्ट गेटवे एबीसी, तमाम आईपी एड्रेसेस का ताल्लुक, तमाम आईपी एड्रेसेस का ताल्लुक क्लास ए बी सी, हर कॉन्सेप्ट इसी से ताल्लुक रखता है। ये जो आईपी एड्रेसिंग आपने अब तक पढ़ी है इसको कहते हैं क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। ये आईपी एड्रेसिंग का एक हिस्सा है जो आपने अभी कवर किया है। यूं समझ लें एक चैप्टर था आईपी एड्रेसिंग का जो यहाँ पे अभी मुकम्मल हुआ है, जिसे कहा जाता है क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग। आईपी वर्जन 4 में, आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग जिसे आपने अभी अभी यहां मुकम्मल कर लिया है, जो इसका दूसरा हिस्सा है उसे कहते हैं जी क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग, क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग, जिसका आगाज अब हम करने लगे हैं। क्लास फुल आईपी एड्रेसिंग आप पढ़ चुके हैं, अब हम क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग शुरू करेंगे। यहां पे एक सवाल ज़हन में आता है, सर क्लास फुल में क्या कोई भी कमी रह गई थी, इतना कुछ तो पढ़ लिया, इतने ज्यादा टॉपिक्स थे, लग भी रहा है कि अब हम नेटवर्क्स में आईपी एड्रेसिंग करवा लेंगे, उसमें कोई ड्रॉबैक है, कोई प्रॉब्लम है जो हमें किसी और तरह की आईपी एड्रेसिंग की जरूरत है? तो प्रॉब्लम जाहिर है तभी तो आपको किसी और अल्टरनेट की जरूरत पेश आ गई। अब प्रॉब्लम क्या मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजार से रेडीमेड कपड़े खरीद के पहन लेते हैं, उनको साइज ठीक आ जाता है। फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान लेते हैं कि बाजार में 3 साइज मिलते हैं, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ठीक है जी, वैसे तो अब और भी आपके पास चॉइसेस हैं, आपको एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल और इसी तरह एक्स्ट्रा स्मॉल भी मिल जाता है। ठीक है, बट 3 ए बी, और जिस तरह हमारी क्लास ए बी सी है तो हम कहते हैं जी लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तो ये साइज फिट आ जाएंगे, आप खरीद लेंगे कपड़े, लेकिन कुछ लोगों की फिजिक ऐसी हो सकती है वो मीडियम साइज के कपड़े खरीदेंगे वो उन्हें टाइट होंगे, वो लार्ज कपड़े ट्राई करेंगे उन्हें जरूरत से ज्यादा खुले होंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना पड़ता है, दर्जी के पास जाके अपने साइज के कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो आप रेडीमेड कपड़े नहीं पहन सकते। बिल्कुल यही चीज, यही प्रॉब्लम हमारे पास भी यहाँ पे मौजूद है। क्लास ए बी सी असल में तो 3 साइज ही है ना, ए बी सी, लार्ज नेटवर्क, मीडियम नेटवर्क और स्मॉल, और इनके एग्जैक्ट साइज भी आपको पता है। ठीक है, क्लास सी के नेटवर्क का साइज 254 यूजर पर नेटवर्क, क्लास बी 65,534 यूजर्स पर नेटवर्क, क्लास ए 16777214। ये नंबर जब आपने पहली दफा कल देखा होगा आपने कहा होगा क्या मुसीबत है, आप सब बोल रहे हैं 16777214, देख देख के याद हो जाता है। ठीक है जी, तो पहली दफा डर ही लगा करता है, लिहाजा आप डरना छोड़ दें, आपको आइडिया होना चाहिए, एक नहीं तो 2 दिनों में हमें याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो 3 साइज है जी। अब जरा प्रॉब्लम को समझें, हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट।
हम आईपी बचाने के मिशन पे निकले थे कि आईपी पहले ही काम में एक एक आईपी बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, आईपी जाया नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं जी आपके नेटवर्क में अगर तो यूजर्स 254 तक हैं तो क्लास सी इज गुड फॉर यू, क्लास सी का नेटवर्क यूज कर लें। लेकिन अगर 255 हो जाए तो क्लास सी में तो फिट नहीं ना आएंगे ना, तो अगली ऑप्शन आपके पास फिर क्या है, क्लास बी। तो क्लास बी में नेटवर्क का साइज क्या है, 65,534। इनमें से इस्तेमाल तो आपने 255 आईपी करने हैं ना, बाकी का 65,000 किधर जाएगा, जाया। सिमिलरली 65,534 तक अगर आपके आईपी है तो ठीक है, लेकिन अगर 65,535 भी हो जाता है, एक आईपी भी ऊपर निकल जाता है, तो क्लास बी का नेटवर्क तो पूरा नहीं आएगा, आपके अगली ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और अगली ऑप्शन क्लास ए है। ठीक है, जिसमें 2.25 करोड़ आईपी है। इनमें से आप 65,000 आईपी यानी 65,535 यूज कर लेंगे, बाकी का 2.25 करोड़ किधर जाएगा, जाया। प्रॉब्लम समझ आ रही है? यानी आपके पास जो नेटवर्क है वो आपसे आपकी जरूरत से बहुत बड़ा होता है, आपको तो कम आईपी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे ये तो फारिग है क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, जितना अभी पढ़ा था इसमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही है ना जी, ये आईपी एड्रेस मैनेजमेंट होती हुई तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, आप कहेंगे सर इतनी मेहनत से हमने पढ़ा है तो 2 मिनट में दिल से उतर गया, ये तो वाकई बेकार है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे दिमाग में क्या सोल्यूशन आता है, हमारे दिमाग में सोल्यूशन ये आता है, अयानों को चाहिए था कि क्लास बी और सी के दरमियान और ऑप्शंस भी दे, ए और बी के दरमियान और ऑप्शंस भी हों, यहां तक कि सी से भी छोटे साइज के नेटवर्क होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मेरे नेटवर्क में यूजर ही 50 हैं। अब 50 यूजर्स के लिए कौन सा नेटवर्क अच्छा रहेगा, क्लास सी। लेकिन क्लास सी में 254 आईपी होते हैं, इस्तेमाल आप कितने करेंगे, 50, बाकी का 204 आईपी आप जाया कर रहे होंगे, और आईपी एड्रेसेस को हमने जाया होने से बचाना है। तो इसका मतलब है क्लास सी से भी छोटे साइज के नेटवर्क होने चाहिए। ठीक है, ये फरियाद लेकर हम किसके पास जाएंगे, अयाना के पास, कि जनाब आप कुछ सोचें इसके बारे में। अयाना कहता है मैंने तो पहले दिन ही सोच लिया था। ठीक है जी, अयान ने कहता है ये ए बी और सी तो मैंने आपको मिसाल देने के लिए समझाया था कि बड़ा नेटवर्क को छोटा कैसे करते हैं, बड़ा नेटवर्क, दरमियाने साइज का नेटवर्क और छोटे साइज का नेटवर्क। ठीक है, बड़े नेटवर्क को छोटा करने की टेक्निक समझा दी थी आपको कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ा दो, नंबर ऑफ यूजर पर नेटवर्क घट जाएंगे। वो कहता है मेरी तरफ से आपको इजाजत है, आपको ए और बी के दरमियान के साइज के नेटवर्क चाहिए ना, वो कहता है खुद बना लो, अपना ही समझो इसको। कहता है बी और सी के दरमियान साइज चाहिए, वो बना लो खुद ही। सी से छोटे साइज के नेटवर्क चाहिए, वो कहता है कर लो, खुद ही बना लो जाके। अब आप कहते हैं हम कैसे बना ले, वो कहता है जैसे मैंने समझाया था कि नेटवर्क की बिट्स ज्यादा करो, होस्ट की बिट्स कम करो। अयाना कहता है मैंने तुम्हें ये कहा था कि मेरी एग्जांपल कुछ ऐसे थी कि नेटवर्क की बिटें 8 और होस्ट की बिटें 24। वो कहता है उसके बाद मैं छलांग लगा के किधर चला गया, नेटवर्क की बिटें 16 और होस्ट की बिटें भी 16। फिर वो कहता है मैंने नेटवर्क की बिटें की 24 और होस्ट की बिटें 8। वो कहता है 8 के बाद 16 तो नहीं आ जाता ना, 8 के बाद 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है। वो कहता है आप बिल्कुल ये नंबर यूज कर सकते हैं, 9 10 11 12 चलते चलते आप 15 तक जाएंगे, फिर 16 के बाद 17 18 ये 23 तक जाएगा, फिर इसी तरह 24 के बाद 25 26 27। आप अगर नेटवर्क की बिटें बढ़ाते जाएंगे, जैसे अगर मैं नेटवर्क की बिटें 25 कर दूं तो होस्ट की कितनी रह जाएंगी, 7। अगर मैं 26 कर दूं तो 6, अगर मैं 27 कर दूं तो 5। ठीक है जी, अगर मैं 28 कर दूं तो ये 4 रह जाएंगी। तो वो कहता है आप ये जो दरमियान में ऑप्शन है ना, मैंने तो सीधी सीधी 3 छलांगे लगा दी हैं, 8 16 और 24, लेकिन इनके जो दरमियान वैल्यूज हैं आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और अगर आपने इनके दरमियान वाली ऑप्शंस को यूज कर लिया तो वो क्लास ए बी और सी तो नहीं होगी, क्योंकि ए के लिए जरूरी है 8 और 24, बी के लिए 16 और 16 और सी के लिए 24 और 8। इसके ऊपर और नीचे आप कोई भी ऑप्शन यूज करोगे वो आईपी तो ठीक होगा, वैलिड होगा, लेकिन वो क्लास फुल नहीं होगा, वो क्लास लेस होगा। ए बी और सी इन 3 ऑप्शंस के अलावा अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना लेते हैं नेटवर्क और होस्ट बिट्स का, वो वैलिड होगा, बट क्लास फुल नहीं होगा, क्लास लेस होगा। अब क्या ये इतना ही आसान है,
कि जब दिल चाहा 9 कर लिया, 25 कर लिया, 26 कर लिया, ठीक है, और उसी लिहाज से होस्ट बिट्स को मैनेज कर लिया। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में दो तरह की कैलकुलेशंस हैं। क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग में दो तरह की कैलकुलेशंस हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं जी। जब हम क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक का नाम है सबनेटिंग और दूसरे का नाम है सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग, सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में दो तरह की कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में यही होना है, नेटवर्क की बिटें कितनी होंगी तो होस्ट की कितनी होंगी, और जितनी होस्ट की बिटें होंगी उससे नेटवर्क का साइज निकला करेगा, और जितनी नेटवर्क की बिटें होंगी उससे नंबर ऑफ नेटवर्क निकला करेंगे। यही कैलकुलेशन है, और कोई मुश्किल चीज तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये दो तरह की हैं, एक का नाम सबनेटिंग और दूसरे का सुपरनेटिंग। सबनेटिंग की जाती है फॉर आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। सबनेटिंग करने का मकसद क्या होता है जी? आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, जो हमारा अभी मकसद है, जो हम पढ़ रहे हैं। सुपरनेटिंग का मकसद होता है, सुपरनेटिंग की जाती है फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट। सबनेटिंग आईपी एड्रेस मैनेजमेंट के लिए और सुपरनेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। मुझे एक बात बताएं, आज के दौर में IPv4 एड्रेसेस की कमी हो रही है या रिसोर्सेज की? एड्रेसेस कम हो रहे हैं। यही तो पढ़ना शुरू किया था, आईपी कम हो रहे हैं, इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है हमें जरूरत आईपी एड्रेस मैनेजमेंट की है। रिसोर्सेज के क्या हालात हैं? दिन ब दिन खराब होते और कम होते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं? बेहतर होते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, जिस चीज की कमी ना हो उसको मैनेज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सुपरनेटिंग की हमें को बहुत ज्यादा जरूरत पेश नहीं आती। और वैसे ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो मैनेज हो जाएंगे? देखिए, इसमें होता ही है, राउटिंग टेबल में एंट्रीज अगर ज्यादा वही करनी होती है ना, हम करें तो स्टैटिक प्रोटोकॉल करें तो डायनामिक। अगर ये एंट्रीज ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, ये एंट्रीज अगर ज्यादा होनी शुरू हो जाएंगी तो आपके रिसोर्स ज्यादा यूज होंगे, बैंडविड्थ भी, प्रोसेसर भी और मेमोरी भी। बैंडविड्थ कब यूज होगी? जब आप राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो दूसरे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन ला के आपको देता है, उसमें बैंडविड्थ भी यूज होती है, फिर आपकी मेमोरी भी यूज होती है, फिर लुकअप के लिए प्रोसेसर भी यूज होता है। अगर तो आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है, एंट्रीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो सुपरनेटिंग का काम ही होता है कि ये दो चार मिलते जुलते या 100-200 मिलते जुलते जो नेटवर्क है ना, उन 200 एंट्रीज की बजाय उसका एक सुपरनेट बना के एक सिंगल एंट्री ऐड कर देता है टेबल में, यानी उनकी समरी ऐड कर देता है टेबल में, ठीक है। उसको हम सुपरनेटिंग कहते हैं। मैं आपको सुपरनेटिंग पढ़ा नहीं रहा, एक आइडिया दे रहा हूँ भाई कौन से रिसोर्स जिनको मैनेज करना है। राउटिंग टेबल का साइज जब जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है और हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, उसका साइज छोटा करने के लिए फिर हम ये टेक्निक यूज करते हैं। इससे ये भी समझ आ रहा है, ये बात समझ ही नहीं आ सकती उस वक्त तक जब तक कि हम राउटिंग को पढ़ नहीं लेते और कर नहीं लेते। तो सुपरनेटिंग का टॉपिक जुड़ा हुआ है राउटिंग के साथ। जब आप राउटिंग पढ़ लेंगे तब उस वक्त सुपरनेटिंग करेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? आईपी एड्रेस मैनेजमेंट। तो इसका मतलब है फिलहाल हम सबनेटिंग ही कर सकते हैं। तो अभी सबनेटिंग ही हम करेंगे जी। इन दो तरह की कैलकुलेशन में से अभी जो आप सीखने लगे हैं दैट इज सबनेटिंग, ठीक है। मैं आइडिया वैसे आपको दे देता हूं, दोनों में करना क्या होता है, दोनों की कैलकुलेशन में होता क्या है। ये जो सबनेटिंग है, सबनेटिंग में नेटवर्क बिट्स आर increased and host bits are decreased। और सुपरनेटिंग उलट है, सुपरनेटिंग नेटवर्क बिट्स आर डिक्रीज्ड एंड होस्ट बिट्स आर इंक्रीज्ड। नेटवर्क की बिटें बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे ही है, नेटवर्क ज्यादा होने से क्या होता है? उनका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, सुपरनेटिंग में क्या है? सुपरनेटिंग में क्या होता है जी? नेटवर्क बिट्स आर डिक्रीज्ड, नेटवर्क कम हो जाएंगे। जब नेटवर्क कम हो जाते हैं तो साइज में बड़े बड़े हो जाते हैं। नेटवर्क कम हो जाएंगे लेकिन साइज में बड़े हो जाएंगे, उनके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा होंगे, उनमें नंबर ऑफ यूजर्स
ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, और गौर करते हैं इनके नामों के ऊपर, और चीजें इनमें से निकालते हैं। सबनेटिंग के लफ्ज पे गौर करें। सब नेटिंग को एक बड़ा नेटवर्क होगा जिसको तोड़ के आप छोटे छोटे सब नेटवर्क्स बना देंगे। एक बड़ा नेटवर्क होगा जिसको तोड़ के आप छोटे छोटे सब नेटवर्क्स, तो नेटवर्क ज्यादा हो जाएंगे ना। एक था, एक को तोड़ के आपने 4 बना दिए, ठीक है, लेकिन उन चारों का साइज अब छोटा हो जाए। पहले वो सारे यूजर एक ही छत के नीचे थे, अब 4 अलग अलग छतों के नीचे चले गए, लेकिन कम हो जाएंगे। फिर हर सबनेट में यूजर थोड़े थोड़े हो जाएंगे। सुपरनेट के लफ्ज पे गौर करते हैं, ये उलट है। सुपरनेटिंग क्या करती है, मल्टीपल छोटे छोटे नेटवर्क्स के यूजर्स को कंबाइन करके एक बड़ा सुपरनेट बना देती है, ठीक है जी। सबनेटिंग डिवाइड्स एंड सुपरनेटिंग कंबाइंस। सबनेटिंग डिवाइड्स एंड सुपरनेटिंग कंबाइंस। सबनेटिंग का काम तोड़ना और सुपरनेटिंग का काम जोड़ना है। सबनेटिंग का काम तोड़ना और नेटवर्क्स को वीक कर देना है। सुपरनेटिंग का काम जोड़ के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर देना, बड़ा नेटवर्क बना देना, ठीक है जी। तो सबनेटिंग डिवाइड्स, सुपरनेटिंग कंबाइंस, ठीक है जी। ये बेसिकली इनके अंदर इन कैलकुलेशंस में ये करना होता है। अभी आप क्या करने लगे जी, सबनेटिंग। हम अब सबनेटिंग सीखेंगे। अब सबनेटिंग में एक मिसाल आपको देता हूं। यहाँ पे क्लास सी का ना, यहाँ पे मैं वैल्यूज कुछ लिखता हूँ क्लास सी की। उसमें नेटवर्क और होस्ट। क्लास सी में नेटवर्क बिट्स कितनी होती हैं? 24 और होस्ट की 8। जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2⁻8 - 2, तो यूजर कितने आते हैं? 254। यही है ना जी क्लास सी। सबनेटिंग में क्या होता है, नेटवर्क बिट्स इंक्रीज और होस्ट बिट्स डिक्रीज। यानी मैं अगर इन 24 को 25 कर दूं तो ये सबनेटिंग होगी, अगर मैं इनको 26 कर दूं सबनेटिंग होगी। तो जरा बढ़ते जाते हैं, आगे जाते हैं। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, नहीं 32। क्यों? आईपी 32 बिट का होता है, इससे आगे नहीं चले जाना, ठीक है जी। शुक्र है आप चले नहीं गए। अच्छा, उसके बाद ये जो होस्ट बिट्स हैं इनके साथ क्या होता जाएगा, अगर ये 25 हो जाएंगी तो फिर ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। एक लाइन यहां पे लगा रहा हूं, इसकी वजह आपको अभी समझ आ जाएगी। जरा फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, ये बाकी वैल्यूज के ऊपर 2⁻8 वाला। इधर क्या होगा? 2⁻7, 2⁻7 -2, 128 -2, 126, ऐसे ही 126। 2⁻6 के केस में क्या होगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 64 - 2, 62। और यहाँ 2⁻5 32 - 2 30। 2⁻4 16 - 2 14। 2⁻3 8 - 2 6। 2⁻2 4 - 2 2। आगे देखें, 2⁻1 - 2 0। अच्छा, नेटवर्क की डेफिनेशन क्या थी? Connectivity of 2 or more than 2 devices so that they can communicate with each other. Connectivity of 2 or more than 2 devices. दो से छोटा नेटवर्क नहीं होता। इसका मतलब है एक नेटवर्क के लिए कम से कम 2 आईपी या 2 यूजर तो होने चाहिए। इसका मतलब है नेटवर्क की बिटें बढ़ाने की एक हद है, और वो हद हमें नजर क्या आ रही है? 30। वो एक नेटवर्क की बिट्स बिल्कुल आप इंक्रीज कर सकते हैं, और जब आप इंक्रीज कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? सबनेटिंग हो रही होती है। तो सबनेटिंग करते करते नेटवर्क की बिटें बढ़ाते बढ़ाते आपको कहां रुक जाना चाहिए? स्लैश, ये /24 है ना, /25, /26, /27 और /30, इस तरह से। तो /30 तक अगर आप चले जाएंगे तो आपको कितने आईपी मिलेंगे? 2। इसमें एक नेटवर्क आईडी भी होगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी होगी। इसमें एक नेटवर्क आईडी भी होगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, और दरमियान में 2 आईपी भी होंगे, दरमियान में 2 आईपी एड्रेस भी होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आप लोगों ने हरगिज हरगिज ये कंक्लूजन नहीं निकाल लेना कि कभी भी /31 और /32 नहीं हो सकता। आपने तो सोच लिया होगा ना, इसका मतलब है /30 तक हो सकता है, /31 /32 कभी नजर नहीं आएगा। आपको ये भी नजर आएंगे, कब और क्यों नजर आएंगे मैं समझाता हूं। अगर तो आपको एक पूरा पैकेज चाहिए ना, कि नेटवर्क आईडी हो, आईपी हो और ब्रॉडकास्ट आईडी हो,
उसकी आखिरी /30 ही है। ये पैकेज होता है ना नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान आईपी, ये इसका सबसे छोटा पैकेज जो है ना दैट इज /30। ये तो मानते हैं हम, इसमें नेटवर्क आईडी भी होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी भी होगी, दरमियान में 2 आईपी भी होंगे। अब ये 31 और 32 को समझने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो सिखाता हूं। देयर आर 2 डिफरेंट नेटवर्क बिहेवियर्स। नेटवर्क के 2 तरह के बिहेवियर्स हैं, वो बिहेवियर आपको बताता हूं क्या है। कुछ नेटवर्क होते हैं जिनको हम कहते हैं ये नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। नेटवर्क या तो पॉइंट टू पॉइंट होता है या फिर नेटवर्क मल्टी एक्सेस होता है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और मल्टी एक्सेस नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क? ये आपसे इंटरव्यूज और एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। इसके लिए आपने तैयार रहना है, आज वाले में नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि आज जो पढ़े वो तो टेस्ट में आने नहीं है वैसे भी। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क जिसमें a network in which maximum 2 devices can be connected and communicate with each other। ऐसा नेटवर्क जिसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो सकती हैं और कम्युनिकेट कर सकती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट। और मल्टी एक्सेस क्या है जी? a network in which 2 or more than 2 devices can be connected and communicate with each other। ऐसा नेटवर्क जिसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस कनेक्ट हो सके उसे पॉइंट टू पॉइंट, और ऐसा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी कनेक्ट हो सके उसे मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। लिख तो लिया है, थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा, लेकिन 100% नहीं, ठीक है जी। एग्जाम्पल देनी पड़ेगी ना, इसकी एग्जाम्पल से समझ आएगा। ऐसा नेटवर्क जिसमें मैक्सिमम 2 डिवाइसेस कनेक्ट हो सके वो पॉइंट टू पॉइंट, और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी हो सके उसे मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, और आपने मुझे बताना है कि ये वाला नेटवर्क जो है ये आपको क्या लग रहा है। ये एक तरफ राउटर और एक तरफ लैपटॉप या एंड डिवाइस, और ये सीधी लाइन, थोड़ा सा खम जरूर आ रहा है उसमें, बट सीधी लाइन मतलब लैन मतलब प्रोटोकॉल इज ईथरनेट या लैन, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये नेटवर्क जो आपके सामने इस वक्त आप देख रहे हैं ये पॉइंट टू पॉइंट होगा या मल्टी एक्सेस? आपको ये पॉइंट टू पॉइंट देखने में लग रहा है, ठीक है। ये नेटवर्क आपको पॉइंट टू पॉइंट लग रहा है, ठीक है। आपका कोई कसूर नहीं है, आपको यही लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगेन शक्लों से तो कुछ समझ नहीं आती। 2 डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये फैसला कौन क्या करता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल फैसला करते हैं कि लैन है, वैन है, वायरलेस है, कॉपर है, केबल है, फाइबर है, क्या चीज है, ठीक है जी। तो डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल ही फैसला करेगा यहाँ पे भी कि नेटवर्क मल्टी एक्सेस है या पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे पॉइंट टू पॉइंट के केस में क्या होता है जी, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ये ऊपर पॉइंट टू पॉइंट है ना, तो एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी एग्जांपल्स। जनाब, अगर आपके नेटवर्क में प्रोटोकॉल HDLC या फिर PPP हुआ तो आपका नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट होगा। ये दोनों प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको बनाया ही 2 डिवाइसेस को कनेक्ट कराने के लिए गया है। इस नेटवर्क में तीसरी डिवाइस आ ही नहीं सकती। HDLC और PPP मैक्सिमम 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करा सकते हैं, इस नेटवर्क में तीसरी डिवाइस नहीं आ सकती। PPP और HDLC अगर आप यूज करेंगे तो नेटवर्क जो बनेगा वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। और मल्टी एक्सेस नेटवर्क में क्या चीज है जी? मल्टी एक्सेस नेटवर्क की क्या मिसाल है? अगर आपका प्रोटोकॉल ईथरनेट या फिर फ्रेम रिले हुआ, ये दोनों प्रोटोकॉल आपके सामने आए थे ना उस वक्त, सवाल जेन में आ रहा होगा वो किस लिए होता है और वो किस लिए होता है।
एचडीएलसी और पीपीपी किस काम के लिए है? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए। ईथरनेट और फ्रेम रिले मल्टी एक्सेस के लिए। ईथरनेट और फ्रेम रिले मल्टी एक्सेस के लिए। ये अभी और क्लियर हो जाने लगा अचानक से, जरा देखिएगा आप। ये जो राउटर और मैंने एंड डिवाइस आपके सामने कनेक्ट की थी, ये केबल कौन सी है? स्ट्रेट लाइन मींस ईथरनेट, और ईथरनेट का मतलब लैन और मल्टी एक्सेस। ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, लिखा तो हुआ है अ नेटवर्क इन विच टू, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब सवाल है ज्यादा कैसे हो सकते हैं? लेट से अगर यहाँ पे मैंने एक तीसरी डिवाइस कनेक्ट करनी है, इस आपने कहा ना दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो क्या इस पे कुंडा डालना पड़ेगा, जिसको वायर टैपिंग कहते हैं? क्या वायर टैपिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, दुनिया में जितनी भी मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए कोई ना कोई स्विच लाजमी होता है। आपको कभी भी पॉइंट टू पॉइंट का स्विच नहीं मिलेगा। एचडीएलसी का कोई स्विच नहीं होता, पीपीपी का कोई स्विच नहीं होता, लेकिन ईथरनेट स्विच होता है, और इसी तरह फ्रेम रिले स्विच भी होता है। ईथरनेट स्विच को हम कहते हैं ईएसडब्ल्यू और फ्रेम रिले स्विच को कहते हैं एफआरएसडब्ल्यू। ईथरनेट में और फ्रेम रिले में ईथरनेट में और फ्रेम रिले में जब आपने दो से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो आप क्या यूज करते हैं? स्विच इस्तेमाल करते हैं। ईथरनेट और फ्रेम रिले में जब दो से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती हैं तो स्विच यूज किया जाता है, ईथरनेट स्विच या फिर फ्रेम रिले स्विच। एफआरएसडब्ल्यू क्या है? फ्रेम रिले स्विच। ईएसडब्ल्यू क्या है? ईथरनेट स्विच। दुनिया की हर मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी के लिए स्विच जरूर होगा, और पॉइंट टू पॉइंट के लिए कभी भी कोई स्विच नहीं होगा, लिहाजा आप दो ही डिवाइसेस कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात कहां से बीच में आ गई अचानक? हम क्या कर रहे थे पिछले समय पे? अच्छा, हम वो नेटवर्क की बिटें बढ़ाना सीख रहे थे और अचानक से हमें ये याद आ गया पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी एक्सेस। बड़ा गहरा ताल्लुक है जी उस पेज का इसके साथ। ताल्लुक बताता हूं आपको क्या है। यहां पे आ जाए, आप आए जी, ये /30 तक पहुंचे थे और इसमें आईपी कितने निकले? दो। इसमें एक नेटवर्क आईडी भी है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी है, दो आईपी। तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए बड़ी अच्छी चीज है। मैक्सिमम दो ही है ना, इसमें आईपी दो है। ठीक है, तीसरा तो आ ही नहीं सकता, इसने इस /30 में तीसरा आईपी है ही नहीं। तो ये वाला आईपी कहां कन्फिगर होना चाहिए? पॉइंट टू पॉइंट में। पॉइंट टू पॉइंट का प्रोटोकॉल क्या होता है? एचडीएलसी या पीपीपी। तो एक आईपी आप यहां दे देंगे और एक आईपी यहां दे देंगे। एचडीएलसी या पीपीपी वाला लिंक है, एक आईपी इधर और एक आईपी। इसके अलावा आपके पास एक नेटवर्क आईडी भी होगी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी होगी। मेरा सवाल ये है, पॉइंट टू पॉइंट में एक बंदा ये है ए और एक बी है, ए बी को अगर ब्रॉडकास्ट करे या यूनिकास्ट करे, को फर्क होगा दोनों में? नहीं। वो यूनिकास्ट करेगा ए तो तब भी बी के पास ही पैकेट ने जाना, और वो ब्रॉडकास्ट भी करेगा तो तब भी बी के पास ही जाना है। कुछ और है सुनने वाला? नहीं। पॉइंट टू पॉइंट में टेक्निकली हमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी की जरूरत नहीं होती। अगर आप वो भी यूज कर रहे होंगे तो टेक्निकली आप दो कॉम्बिनेशन जाया कर रहे हैं। टोटल 4 कॉम्बिनेशन थे ना। तो पहले आपने कहा जी पहला नेटवर्क आईडी के लिए और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, तो दरमियान में दो आईपी, तो 4 कॉम्बिनेशन में से दो जाया कर रहे हैं। हमारे लिए तो एक आईपी एड्रेस की बड़ी कदर कीमत है, हम तो नहीं जाया कर सकते, हम तो आईपी जाया नहीं कर सकते। तो फिर बाद में एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस कराया गया कि आप /30 की भी बजाय /31 वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें। इसमें होस्ट की कितनी बिटें बचती हैं? एक। 2 की पावर 1 का क्या जवाब होता है? 2। 2 की पावर 1 का जवाब 2 होता है। आपने इसमें से -2 अब नहीं करना, यानी वो जो एक बिट के दो कॉम्बिनेशन स्पेशल है ना, एक बिट के, यानी आपको इजाजत दी गई है, ये जो दो कॉम्बिनेशन निकल रहे हैं ना, ये दोनों को आप एज आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। इसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं होगी। यहां -2 नहीं करना। अगर आप /31 यूज कर लेते हैं तो इसमें दो कॉम्बिनेशन जो निकलेंगे वो दोनों एज आईपी यूज होंगे, इसमें नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं होगी। और इसे हम यूज कहां पे करेंगे? ओनली इन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी का कोई फायदा नहीं है, आपके दो कॉम्बिनेशन बच जाएंगे। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट में /31 यूज करते हैं
तो आपके दो कॉम्बिनेशन जाया होने से बच जाएंगे, क्योंकि आपने एग्री किया है कि पॉइंट टू पॉइंट में यूनिकास्ट करो या ब्रॉडकास्ट करो, बात तो एक ही है, जरूरत ही नहीं है ब्रॉडकास्ट एड्रेस की, ठीक है। तो लिहाजा पॉइंट टू पॉइंट में हम फिर /31 यूज करते हैं। अब आप कहेंगे आपने कहा था /32 भी है, हाँ जी है, ये भी अब एक स्पेशल केस के लिए, ये दोनों स्पेशल एड्रेसेस होते हैं जी। /31 एंड /32 बोथ आर स्पेशल एड्रेसेस। नॉर्मल एड्रेसेस /30 तक है, /31 एंड /32 बोथ आर स्पेशल एड्रेसेस। 31 एंड 32 बोथ आर स्पेशल एड्रेसेस। 32 की कहानी क्या है वो भी समझ लेते हैं जी। नेटवर्क डिवाइसेस पे बहुत सारी फिजिकल पोर्ट्स होती हैं, फिजिकल इंटरफेसेस जो नजर आती हैं, जिनके साथ हम अपनी केबल कनेक्ट कर लेते हैं। कुछ लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेसेस भी होते हैं, कुछ लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेसेस भी होते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेसेस में जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं इंटरफेस लूपबैक। इंटरफेस लूपबैक। लूपबैक इंटरफेस कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। तो थोड़ी सी हवाई बात है, कुछ देर तकलीफ होगी आपको, फिर समझ आ जाएगी। इंटरफेस लूपबैक क्या है जी? फिजिकल इंटरफेस नहीं है, लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेस है। लॉजिकल या वर्चुअल इंटरफेस है, फिजिकल नहीं है, ठीक है। होता किस लिए है, बनाया किस लिए गया था? एक तो ये याद रखिएगा, आपके तमाम डिवाइसेस, यहां तक कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी ये क्रिएट हो जाता है, और जितने क्रिएट करना चाहे कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं, सब में क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है जी। सिस्को के राउटर स्विचेस पे क्रिएट हो जाएंगे, हवावे में क्रिएट हो जाएंगे, जुनिपर में क्रिएट हो जाएंगे। क्या? इंटरफेस लूपबैक। अच्छा, फिजिकल नहीं है, लॉजिकल या वर्चुअल है। प्राइमरी मकसद क्या था इन्हें इंट्रोड्यूस करने का या बनाने का? इनको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया था? इन्हें जी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, इन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था फॉर लैब टेस्टिंग। लैब टेस्टिंग के लिए, इन्हें टेस्टिंग के लिए बनाया गया था। अब आप कहेंगे क्या मुराद है इससे, आपको समझाता हूं। आज जिस दौर में हम मौजूद हैं, हमारे पास लैब टेस्टिंग, लैब प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सिमुलेटर्स, इमुलेटर्स, हाइपरवाइजर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिन्हें हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करके बड़ी से बड़ी लैब बना के टेस्टिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आज से आप कोई 20-30 साल पीछे चले जाएं तो उस वक्त ये सहूलत इतनी आम नहीं थी। हमारे यहाँ कॉर्बेट में भी जब लोगों ने लैब प्रैक्टिस करनी होती थी तो हमारी लैब में आकर ही लोग प्रैक्टिस कर सकते थे, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं था, लोगों को बड़ा बड़ा वेट करना पड़ता था। या फिर आपको ऑप्शन मिलती थी राउटर स्विच पे काम करने के लिए। आपकी जब जॉब होती थी ना किसी नेटवर्क में, तो आप वहां पे जाके एक्चुअल में राउटर या स्विचेस को आप फेस करते थे, ठीक है। किताबों में पढ़ा होता था, ठीक है। प्रैक्टिस की ऑप्शन वही है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको जॉब करके मिलता था राउटर और स्विच पे काम करने के लिए। अच्छा, अब लेट से आपकी जॉब हो गई। मैं अब उस जमाने के, जब इसीलिए तो ये बनाया गया था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। आपकी जॉब हो गई, लैब टेस्टिंग वगैरह आपने पहले कोई नहीं की हुई, अब आप करना चाह रहे हैं। वहां पे जितने भी राउटर स्विचेस हैं वो सब आपके रियल और लाइव नेटवर्क में लगे होंगे ना। आपको ना दो राउटर ऐसे मिल गए, एक राउटर ए और एक राउटर बी, जिस पे एक एक पोर्ट खाली थी जो अभी यूज नहीं हुई भी थी, बाकी सब पोर्ट्स ऑक्यूपाइड है। मैं कहता हूं जी एक लेट से ईथरनेट 0 कर लें, यानी ईथरनेट मींस लैन की पोर्ट, और इधर भी एक लैन की पोर्ट खाली थी। इसकी मदद से आपने ए और बी को तो आपस में कनेक्ट करवा दिया, इसकी मदद से ए और बी आपस में कनेक्ट हो गए। इधर आपने आईपी दिया 1.1.1.1, इधर 1.1.1.2। इनकी नेटवर्क आईडी क्या बनती है? 1.0.0.0/8। राउटर के साथ जो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसके लिए स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग की जरूरत नहीं होती। तो ये वाला नेटवर्क राउटर ए के साथ भी कनेक्टेड है और बी के साथ भी, ए के साथ भी कनेक्टेड है और बी के साथ भी कनेक्टेड है। बिल्कुल सही हो गया, ये राउटर ए के टेबल में भी और बी में, और एज डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो रहा है। आपने प्रैक्टिस करनी है स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग की। क्या प्रैक्टिस करनी है? स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग हम क्यों करते हैं? अननोन नेटवर्क्स को अपने टेबल में लाने के लिए। आपके पास नेटवर्क कितने हैं? एक, और वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है।
तो आप स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग कैसे कराएंगे? अननोन नेटवर्क है ही कोई नहीं, और जो बाकी हैं वो तो एक्चुअल नेटवर्क के कंपनी के चल रहे हैं, उनको तो आप छेड़ नहीं सकते। अब आप क्या करें, यहां पे अब आपके काम आएंगे ये वर्चुअल या लॉजिकल इंटरफेस, लूप बैक इंटरफेसेस, और ये आप बिलियंस, मिलियन नहीं कह रहा, बिलियंस की तादाद में बना सकते हैं, जितने मर्जी बना लें आप, ठीक है। चले मैं कोई दो बना लेता हूं, इसका सिंबल ये होता है जी, ये लूप बैक 0 और ये लूप बैक 1। कितने इंटरफेस बना लिए? दो, लूप बैक 0, लूप बैक 1। इधर भी एक लूप बैक 0 इंटरफेस और इधर भी एक लूप बैक 1, दो इंटरफेसेस, और इधर और दो इधर। अच्छा, राउटर ए पे टोटल इंटरफेस कितने हो गए आप? 3। इथरनेट 0, लूप बैक 0, लूप बैक हैं तो राउटर के इंटरफेस, तो रूल तो लगेंगे सारे राउटर वाले। 3 है तो तीनों का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क से होना चाहिए, और यहां पर भी 3 है तो तीनों का ताल्लुक डिफरेंट नेटवर्क के साथ होना चाहिए। आप राउटर ए के लूप बैक 0 को एक आईपी दें, जैसे कि मैं कहता हूं चले 10.10.10.10, और इसको मैं आईपी देता हूं 20.20.20.20. इंटरफेस पे तो आईपी देना ना पूरा पूरा, और इस पे मैं कहता हूं जी 30.30.30.30, और इस पे 40.40.40.40. टोटल इस तस्वीर में अब नेटवर्क कितने हो गए हैं? 5। एक तो पहले ही था ना दरमियान में, और 4 आपने और ऐड कर लिए, तो इधर टोटल 5 हो गए। राउटर एक के साथ कितने हैं? 5 में से 3, और ये वाले दो ए के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो ए के लिए क्या है? अननोन, और अननोन को नोन बनाने के लिए स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग करानी पड़ती है। तो कम से कम आप अपनी स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग की प्रैक्टिस तो इस पे कर सकेंगे ना। इसी तरह बी के लिए 5 में से 3 नोन है और ये वाले 2 अननोन है, तो स्टैटिक या डायनामिक राउटिंग को कॉन्फ़िगर करके कुछ आउटपुट तो समझ आएगी ना हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? लैब टेस्टिंग। बुनियादी तौर पे ये वर्चुअल इंटरफेसेस को इस मकसद के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसका हमें बड़ा फायदा होता है। हम अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी कुछ चीजों को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब बात जहां से शुरू हुई थी वहां पे वापस जाते हैं। ये जो लूप बैक 0 इंटरफेस है, इसके साथ लिंक कनेक्ट हो सकता है? कोई तार तूर लगा के लिंक बना लें, इसके साथ कोई दूसरी डिवाइस भी कनेक्ट हो जाए? हो सकता है भाई, क्या रहा हो सकता? आपका नाम बताना, सोच लो। हसन ही है, ठीक। भाई ने बड़ा सोच के जवाब दिया, उसने कहा क्या नाम रखूं, चलो हसन रख लेते हैं, ठीक है जी। तो हसन भाई जो है वो, उनसे ये सवाल है और वो कह रहे हैं कि मैंने कहा इसके साथ कोई लिंक कनेक्ट हो सकता है, तो वो कह रहे थे हाँ जी हो सकता है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे आप? लूप बैक 0 एक पोर्ट है, वहां पे मैं तार लगा दूंगा और लिंक बन जाएगा। ये सही कह रहे हैं? इसका मतलब है सारी सोए में। ये इस इंटरफेस का नाम क्या है? लूप बैक। ये इंटरफेस कैसा कैसा इंटरफेस होता है? लॉजिकल या वर्चुअल? तो इस पे आप तार लगा देंगे, लग जाएगी? नहीं, ये एक ऐसा इंटरफेस है जिसके साथ लिंक एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये इंटरफेस है और इंटरफेस ही रहेगा। ये इंटरफेस है और इसके साथ ना पॉइंट टू पॉइंट लिंक बन सकता है और ना ही मल्टी एक्सेस। यानी पॉइंट टू पॉइंट हो ना तो कम से कम आपको 2 आईपी चाहिए होते हैं, मल्टी एक्सेस हो तो 2 या 2 से ज्यादा। ये तो है ही अकेला। इस पे कितने आईपी कॉन्फ़िगर होने चाहिए? एक सिंगल आईपी। इस पे सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि हम सिंगल आईपी कॉन्फ़िगर कर सकें? यस, दैट इज पॉसिबल। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आखिरी स्पेशल केस /32। ये क्या है? /32। सिंगल आईपी जब आपने कॉन्फ़िगर करना होता है तो आप उसको, यानी इनको मैं यूं करूंगा 10.10.10.10, और आपको पता है इसका सबनेट मास्क क्या होगा? मैं आपको कह रहा हूं ना /32, तो /32 का सबनेट मास्क ये होता है 255.255.255.255. ये आईपी एड्रेस नहीं है वो ब्रॉडकास्ट वाला, ये सबनेट मास्क है भाई। सेम नंबर दो जगह पे भी यूज हो सकते हैं, आईपी अलग है, सबनेट मास्क अलग है, ठीक है जी। ये सबनेट मास्क अगर यूज करें तो इसका मतलब क्या होगा? /32।
अगेन इट इज रिजर्व टू कॉन्फ़िगर सिंगल आईपी। इसमें ना नेटवर्क आईडी होगी, ना ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, ना दूसरा आईपी होगा, एक आईपी होगा। एंड इट इज रिजर्व टू कॉन्फ़िगर सिंगल आईपी, और सिंगल आईपी हम कॉन्फ़िगर करते हैं लूप बैक इंटरफेसेस के ऊपर, लॉजिकल इंटरफेसेस के ऊपर। तो ये भी आम सिनेरियो नहीं है, नॉर्मल नहीं है। अगर लूप बैक इंटरफेस होगा तो आप ये यूज कर लेंगे ताकि आपकी आईपी जाया ना हो। एक तरफ कह रहे हैं आईपी एड्रेस मैनेजमेंट पढ़नी है और साथ आईपी जाया कर रहे हो, एक आईपी भी बचता है तो उसे बचाना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच जाएगा, ठीक है। तो आपको /32 वाले आईपी भी नजर आएंगे, /31 वाले भी आएंगे, /30 वाले भी आएंगे। नेटवर्क की बिटें बढ़ाने की आखिरी हद तो हमने देख लिया है, तो घटाने की भी कोई हद होगी वो आपको पहले ही पता है, और वो हद है /8। आप /8 से नीचे नहीं जा सकते। 8 का मतलब पता है, पहला ऑक्टेट, और पहले ऑक्टेट को छेड़ने की इजाजत अयाना ने आपको दी ही नहीं है। तो पहला ऑक्टेट रिजर्व्ड है क्या करने के लिए? क्लासेस डिफाइन करने के लिए, क्लासेस को डिफाइन करने के लिए। उसको कहता है अयाना ने मना कर दी, इधर नहीं आप आ सकते, इससे आगे चले जाओ, 9 कर लो, 10 कर लो, आप 30 तक चले जाओ, 31 32 तक चले जाओ, 8 से लेकर 32 तक चले जाओ, लेकिन 7 कभी नहीं हो सकता। /7 आपको कभी नजर नहीं आएगा, /8 होगा, या फिर /32 तक आप आगे जा सकते हैं, 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो ये रेंज है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, आखिरी बात, अभी ये जो डायग्राम हमारे पास है इसके हवाले से हम कर लेते हैं। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, एक नेटवर्क, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, मैं एक नेटवर्क बनाना चाह रहा हूं जिसमें कितने आईपी हैं? 50। मुझे इनमें से कौन सी वाली ऑप्शन यूज करनी चाहिए? इन नेटवर्क्स में से, ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं ना, इनमें से कौन सी ऑप्शन पे जाना चाहिए? मेरे आईपी कितने हैं? 50। 50 यूजर हैं, ये यूजर ही लिखे हुए हैं ना, 254 यूजर, 126 62 30 14 6 2, इस तरह से। इसके बारे में क्या ख्याल है? 62, अगर 126 पे जाऊंगा जरूरत से ज्यादा होंगे, 30 पे आऊंगा जरूरत पूरी नहीं होगी, सबसे बेहतरीन करीब तरीन स्लैश यानी 62 वाली ऑप्शन होगी। और 62 के लिए होस्ट की बिटें 6 और नेटवर्क की बिटें 26 होनी चाहिए। नेटवर्क की बिटें, ऐसा नेटवर्क चूज करना होगा जिसमें नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स 26 हो, होस्ट की बिट 6 हो। इस तरह के बहुत सारे सवालात इम्तिहान में आते हैं, आपको नंबर ऑफ यूजर बता दिए जाते हैं, नीचे 5-6 ऑप्शंस होती हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, और आप वो सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ /26 होगा। यानी जिस तरह मैंने कहा इतने यूजर हैं, आपने कहा जी ये /26 वाला नेटवर्क ठीक रहेगा, ठीक है, इसमें आपको 62 आईपी मिल जाते हैं। ये ऐसा बड़ा मुश्किल है कि एग्जैक्ट पूरा पूरा नंबर मिले आपको, करीब तरीन होगा, ठीक है जी। अब कहां, पहले आपने 50 के लिए क्लास सी यूज करनी थी, 254 वाली आईपी ज्यादा जाया होने थे, अब कम से कम हो रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं निकला करते, जरूरत से थोड़े से ज्यादा ही आते हैं। और उसके बारे में हम ये कह रहे थे, मैंने अपना नेटवर्क ना स्केलेबल नेटवर्क, स्केलेबिलिटी कहते हैं गुंजाइश को, मैंने स्केलेबिलिटी रख ली है, यानी मेरे पास अभी 50 मुझे जरूरत है, 12 की मेरे पास गुंजाइश है, 12 यूजर और आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी अकोमोडेट कर लूं। तो आप उसको जाया करने वाली कैटेगरी में फिर नहीं रखते, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जैक्ट नंबर मैच कर जाए, करीब करीब आप पहुंच जाते हैं। आपने कोशिश क्या करनी होती है, आईपी अगर जाया भी हो रहे हैं तो कम से कम हो, आईपी अगर जाया हो रहे हैं तो कम से कम हो। अब ये /26 तो प्रीफिक्स लेंथ होती है ना, तो नेटवर्क आईडी पूरी कैसे होती है? प्रीफिक्स एंड प्रीफिक्स लेंथ। अब प्रीफिक्स और प्रीफिक्स लेंथ कहां से आएगा, कैसे आएगा, इसके लिए एक पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है, जिसको हम सबनेटिंग की कैलकुलेशन कहते हैं। वो मैं अब आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन आज अब इतना वक्त और आप में हिम्मत नहीं है कि आप सबनेटिंग की वो एक जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, 6 स्टेप्स की कैलकुलेशन है जी, वो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में अब मैं सिखाऊंगा। आज अभी आप लोग ब्रेक कर लें जी, ब्रेक से वापस आए, बल्कि आप ना ब्रेक से वापस आ जाइएगा 2 बजने में 5 मिनट पे ही, 5 मिनट में आप लोगों को मैं रिवीजन कराऊंगा टेस्ट के लिए, 2 बजे आपका टेस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। और टेस्ट जैसे ही आप मुकम्मल करते जाएंगे आप लोग जा सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कर लेना, थोड़ा सा हौसला रख के आराम आराम से कीजिएगा, ठीक है जी। टेस्ट बड़ा आसान है आपका, वो तो अभी जब आप आते हैं तो देखते हैं कि क्या है, ठीक है।
तो हमारी मुलाकात हो रही है जी 1:55